जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड टॉपिक दैट इज कंप्यूटर जनरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब हम लोगों को बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इन चीज़ों के बारे में लाजमी तौर पर नॉलेज होना चाहिए और इंशाल्लाह इसमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी आपके एमसीक्यूज होंगे, मैक्सिमम एमसीक्यू साथ साथ बताता जाऊंगा। आप लोग प्लीज़ इसको साथ साथ नोट करते जाएं और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के तौर पे, यानी कि जिस तरीके से हम लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर सवाल पूछा जाएगा, ये आप लॉन्ग क्वेश्चन भी कंसिडर करें, प्लस बाकी हमने इसके अंदर से मैक्सिमम एमसीक्यूज निकालने हैं, तो वो आप लोग जरा इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जनरेशन की बात करें ना, तो उसको हम सिंपल अपनी रियल लाइफ की एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लोग जनरेशन बोलते हैं, जैसे करंट जनरेशन जो चल रही है दैट इज जनरेशन जी, यानी कि जेन जी जिसको आप बोलते हो, या उसके बाद जो आएगी जनरेशन अल्फा, या अगर हम पीछे चले जाए 90s में तो हमारी जनरेशन थी, या उससे भी अगर पीछे चले जाए तो हमारे बाप दादा। तो ये बेसिकली जो है वो नस्ल दर नस्ल, जब एक पूरी नस्ल चेंज होती है और उससे अगली पीढ़ी चलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेशन। तो कंप्यूटर में भी सेम ऐसी ही चीज है कि कंप्यूटर में भी बेसिकली एक कंप्लीट जनरेशन चली स्टार्टिंग पे 90s के इरा में। उसके बाद कुछ 10 से 15 साल के बाद एक नई जनरेशन आई, यानी कि टेक्नोलॉजी बदल गई। जैसे आज हम देखते हैं कि हर जनरेशन में ना थोड़ी सी अकल ज्यादा पाई जाती है, लोग मॉडर्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज ज्यादा है, अवेयरनेस ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है। अगर हम कंपेयर करें अपने साथ अपने बाप दादा को, तो रिस्पेक्ट फैक्टर को साइड पे करके रिलीजियस अगर हम मैटर्स को निकाल दें, तो हम ऑब्वियसली ये बोलेंगे कि जो हमारी जनरेशन थी वो अपने बाप दादा से ज्यादा समझदार, अक्लमंद थी, क्योंकि हमारे पास मुआशरे ने हमें ज्यादा अवेयरनेस दे दी, ज्यादा नॉलेज दे दिया, डिसीजन मेकिंग के हमारे पास जो ऑप्शंस थे वो ज्यादा आगे। दैट इज द रीजन एक्चुअली कि किस तरीके से मॉडर्न जनरेशन जो होगी वो ज्यादा अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकती है। मैंने आपको पहले बोला कि जो कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हैं उनको आप निकाल के बात करें, जो रिस्पेक्ट फैक्टर है उसको निकाल के हम बात करें, वो सारी चीजें देखी जाए तो ऑब्वियसली जो एक सीनियर जनरेशन होती है वो हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्टेबल होती है। ठीक है जी। तो ये इसी तरह से कंप्यूटर जनरेशन में भी इसी तरह काम होता है कि एक खास टेक्नोलॉजी चली फर्स्ट जनरेशन में, देन एक सेकंड जनरेशन आई, उसमें एक टेक्नोलॉजी चली, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और उस पर्टिकुलर हार्डवेयर की बेस पर कंप्यूटर को जनरेशन को कैटेगराइज किया जाता है। अब आप जरा इसको समझेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन थी, असल में जनरेशन वर्ड का मतलब क्या, आप जरा समझिए। कंप्यूटर जनरेशन इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर जो एक टेक्नोलॉजिकल स्टेज होती है ना, यानी कि एक स्टेज तक कोई एक टेक्नोलॉजी चलती रही, दूसरी स्टेज पर जाके टेक्नोलॉजी बदल गई, बेहतर हो गई, दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर जनरेशन। ईच generation is defined by the main electronic component used to build the computer and represents a major improvement over previous one। यानी कि हम लोगों ने बेसिकली उस मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करनी है जिसने एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाया है, और उसके बाद आने वाले जो भी उसके बाद उसके जो सक्सेसर्स थे उसके अंदर किस तरीके से इंप्रूवमेंट आई, कैसे बेहतरी आई, दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर जनरेशन। यानी कि अगर आप सिंपली इसको डिफाइन करेंगे तो आप बोलेंगे कि कंप्यूटर जनरेशन बेसिकली क्या चीज है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस को हम लोग कंप्यूटर जनरेशन बोलते हैं। पहली जनरेशन में टेक्नोलॉजी कुछ और थी, अब क्या थी वो भी हम बात करते हैं। तो हमारे पास ये यहाँ पर एक सवाल आता है कि हाउ मेनी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो आप लोगों ने याद रखना है कि टोटल वी हैव 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। लेकिन फिर यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो आज के जमाने में, आज के दौर में जो 8th जनरेशन कंप्यूटर है, 9th जनरेशन है, 10th जनरेशन है, तो फिर ये कैसे आ गया? तो इस सवाल का भी आपको जवाब मिलेगा, पहले आप इसको अच्छे तरीके से जरा समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टोटल हमारे पास 5 है, मैंने नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 5, ठीक है, ताकि आपको समझ आए इस चीज की। पहली जनरेशन जो कंप्यूटर है ना, या आप किसी भी जनरेशन इवन की उसकी बात करें, तो हर एक जनरेशन के अंदर एक मेन कंपोनेंट होता है, जिस कंपोनेंट की वजह से नेक्स्ट जनरेशन पे हम मूव करते हैं उस टेक्नोलॉजी के बदलने के बाद। अगर समझ नहीं आई तो रिपीट कर रहा हूं कि हर जनरेशन में एक खास हार्डवेयर होता है, एक स्पेसिफिक हार्डवेयर होता है, और उस हार्डवेयर के बदलने की वजह से नेक्स्ट जनरेशन आती है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है दैट वाज अ वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब के बाद हमारे पास सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आया ट्रांजिस्टर्स। मैं भी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में क्या आ गया, ट्रांजिस्टर्स आ गए। अच्छा, अब याद रखिएगा कि ये जो बेसिकली वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स या कोई भी नेक्स्ट वर्जन जो भी हमारे पास आता है, इसका असल में काम क्या है? इस हार्डवेयर का काम ये होता है कि इसने बाइनरी सीरीज क्रिएट करनी होती है, 0 1 क्रिएट करना होता है। 0 1 की कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन जो आज आपका सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका करता है, जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, उसके अंदर एएलयू, सीयू, आपने ये सारा आर्किटेक्चर पढ़ा होगा।
इसका जो काम है ना, ये पहले जमाने में वैक्यूम ट्यूब करती थी, उसके थोड़ी देर के बाद ट्रांजिस्टर्स ने संभाल लिया ये काम, और बाकी के जो हमारे पास जनरेशन है ये उसी का, ट्रांजिस्टर्स के ही समझ लीजिए कि बेस्ट वेरिएंट्स हैं। तो आप याद रखिएगा कि दो तरह के ही आज तक हमें हिस्ट्री में कंपोनेंट्स मिलते हैं, एक वैक्यूम ट्यूब, एक ट्रांजिस्टर। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, ये एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब थी, तकरीबन एक बल्ब के साइज की समझ लीजिए, और ये बेसिकली इसका काम क्या था कि जस्ट ये एक स्विच के तौर पे काम करती है। स्विच क्या करता है, 0 या 1 क्रिएट करेगा, यानी कि स्विच या 0 कर देता है किसी भी चीज को, यानी कि लो वोल्टेज, या 1 करता है यानी कि हाई वोल्टेज। ये काम था सिर्फ इस वैक्यूम ट्यूब का। साइज में इतनी बड़ी थी कि अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं ना ट्रांजिस्टर्स के साथ, तो तकरीबन एक वैक्यूम ट्यूब की जगह पर स्टार्टिंग पे तकरीबन 200 ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस किए गए थे। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से इसको एक्सपेरिमेंट किया था, याद रखिएगा। इन दिस जनरेशन वैक्यूम ट्यूब फॉर्म द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट था वो किस बेस पे बना था, वैक्यूम ट्यूब, जिसका काम क्या है कि एक स्विच की तरह काम करेगा और 0-1 की सीरीज को पैदा करेगा, कैलकुलेशन करेगा, मैनिपुलेशन करेगा। ठीक है जी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अब आपके एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी, कि एक तो ये जब इसको प्रोग्राम किया गया, अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो आप लोगों ने मशीन लैंग्वेज को यूज करना है, मशीन लैंग्वेज जिसके अंदर 0 या 1 की कोडिंग की जाती थी बस। इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेजेस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था तब, और वैसे भी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के अंदर प्रोग्रामिंग का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं था। अब अगर हम बात करें कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो ये स्लो था, बहुत ज्यादा स्लो काम करता था, अनरिलायबल था, यानी कि आप इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते थे, इसके रिजल्ट्स जो है ना वे वेरी करते थे हर बार। एक्सपेंसिव कंप्यूटर था, वजह ये थी कि तकरीबन इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की गई थी, अप्रोक्सीमेटली 17,000 समथिंग था, बट ये एग्जैक्ट फिगर उसको राउंड ऑफ करके 18,000 बोला जाता है। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स पहले जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर जो सबसे पहला वेरिएंट था दैट वाज ENIAC। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसको याद रखें, इसको वहां पे नोट कर लें। फिर आता है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 604 एंड मार्क 1। ये सारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी, और तकरीबन 18,000। अब जब इतनी ज्यादा वैक्यूम ट्यूब इस साइज की इस्तेमाल होंगी तो ऑब्वियसली कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, लार्जर इन साइज, तकरीबन 2 से 3 कमरों की जगह ले जाता था, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था तो ऑब्वियसली वहां पर हीट जनरेट होती थी। जब हीट ज्यादा जनरेट होती थी तो उसको मेंटेन करने के लिए, टेंपरेचर को लो करने के लिए एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता था हमें। ये था जी आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, जिसका इरा याद रखना है आपने एमसीक्यू में। फिर इसकी अपीयरेंस, इसका फॉर्मेट कैसा था, ये मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम करता था, और इसके अंदर इनपुट कैसे होती थी, पंच कार्ड्स के जरिए से इसके अंदर इनपुट होती थी, और ये फिर आगे से टेबल प्रिंट्स करके हमें देता था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। ये पॉइंट्स अपने पास नोट कर ले। हम मूव करते हैं जी सेकंड जनरेशन के ऊपर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का इरा था 1956 से 1963। वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स। एक वैक्यूम ट्यूब को 40 से लेकर 200 कोई भी एक फिगर हो सकता था, तकरीबन वैसे 40 से ट्राई किया गया था। एक वैक्यूम ट्यूब को 40 ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया गया, और वो ट्रांजिस्टर स्पीड में ज्यादा, साइज में कम हो गए। ऑब्वियसली एक वैक्यूम ट्यूब को 40 ट्रांजिस्टर से रिप्लेस करेंगे तो मतलब ट्रांजिस्टर का साइज बहुत छोटा था। अब ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस तो कर दिया, साइज में कंप्यूटर थोड़ा सा क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में आप एक पॉइंट खुद से ऐड कर लें कि ये स्मॉलर इन साइज था कंपैरेटिवली, और एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। अभी भी हम इसका कंपैरिजन किसी और चीज से नहीं कर रहे, फिफ्थ से नहीं कर रहे, फिफ्थ के निस्बत ये बहुत बड़ा था अभी भी, लेकिन चले बेहतर कुछ हुआ, स्मॉलर इन साइज हो गया, फास्टर हो गया, इसके अंदर प्रोसेसिंग की स्पीड थोड़ी तेज हो गई, रिलायबल था, रिजल्ट्स के ऊपर आप रिलाय कर सकते थे, आपके रिजल्ट ज्यादा वेरिएंट शो नहीं करवा रहे थे। उसके अलावा ये कॉस्ट इफेक्टिव था, क्योंकि 40 ट्रांजिस्टर्स एक वैक्यूम ट्यूब से जो हम काम ले रहे थे, अब हम 18,000 वैक्यूम ट्यूब नहीं लगाएंगे, कुछ कम लगा लेंगे। ट्रांजिस्टर साइज में छोटा है और काम में ज्यादा एफिशिएंट है, ट्रांजिस्टर को ज्यादा बेहतर तरीके से बनाया गया। काम क्या है, स्विच है, 0-1 की सीरीज को क्रिएट करता है। एग्जांपल इसमें कौन सी थी जी, यूनिवैक का वर्जन 2 आ गया, IBM 7030 उसका सेकंड वर्जन आ गया, यानी कि उसमें भी एक वेरिएंट आ गया, एंड CDC 1604। ये बेसिकली हमारे पास एक नया कंप्यूटर आ गया। ठीक है जी, ये कॉर्पोरेटेड कंप्यूटर था, कमर्शियल यूजेज के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। ये हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था। इसमें भी आपने जब प्रोग्रामिंग करनी थी तो चले मशीन लैंग्वेज को छोड़कर लोग मूव कर गए असेंबली लैंग्वेज पे, यानी कि इसके अंदर अब हम लोगों ने क्या शामिल कर लिया, असेंबली लैंग्वेज प्लस फोर्ट्रान, या इसके अंदर इस्तेमाल होना शुरू हो गई कोबोल।
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज या फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज थी और बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं। इनके बेसिक कोड्स को इस्तेमाल करके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को भी प्रोग्राम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी भी प्रॉपर हाई लेवल लैंग्वेज का काम अभी नहीं आया। हर एक कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत ज्यादा मेमोरी यूज नहीं करते थे, यानी कि कैपेसिटी कंप्यूटर की नहीं थी। फर्स्ट जनरेशन के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं थी, सेकंड के अंदर कुछ बेहतरी आई, लेकिन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आपने सबसे पहले अपने पास नोट्स में दो चीजें लिखनी है। क्या? एक तो 1963 से 1971 इसका इरा लिख लें, ठीक है जी। और फिर हमने यहां पर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इस्तेमाल की। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब यह है, इंटीग्रेट का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना। हमने एक जगह पर बहुत सारी चीजों को क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया, यानी कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को इस एक पैकेट के ऊपर, इस एक प्लेट के ऊपर, जो कि सिलिकॉन की बनी हुई एक चिप थी, उस चीज के ऊपर हमने बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को इकट्ठा कर दिया। हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया गया। पहले एक वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके 40 ट्रांजिस्टर्स लगाए गए। अब आप लोगों ने लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करके बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स इकट्ठे कर दिए। इसका इरा नोट करें, और इसको बोला गया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। काम क्या है? वही जो आपने आपके स्विच का काम है, लेकिन अब ट्रांजिस्टर्स ज्यादा हैं, प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूं, हाईली रिलायबल, ठीक है जी। फिर एफिशिएंट कंप्यूटर, स्पीड में बहुत तेज हो गया, फास्टर हो गया, और इसके अलावा स्मॉलर इन साइज, यानी कि साइज इसका मजीद रिड्यूस कर गया, क्योंकि आपने और भी ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को छोटा कर दिया, साइज में कम कर दिया, और उनकी वर्किंग उससे भी अच्छी होना शुरू हो गई। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये 3-4 पॉइंट्स लाजमी तौर पे नोट करें। इसके अंदर अब हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है ना, वो आस्ते आस्ते शामिल होना शुरू हो गई, जैसे कि जावा का ऊपर काम शुरू हो गया, फिर बेसिक लैंग्वेज उसके ऊपर काम करना शुरू हो गया। इसके अंदर एग्जांपल कौन सी है? IBM सिस्टम है 360 एंड CDC 6600, यानी कि उसका भी बेटर वेरिएंट आना हमारे पास शुरू हो गया। फोर्थ जनरेशन में 1960-71 से लेकर आज के दौर तक आप फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ही इस्तेमाल कर रहे हो। अगर इनके अंदर आप साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड करोगे तो वो फिफ्थ जनरेशन भी कहलाएगा, वरना आज तक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ही चल रहा है। इंटेल एक बड़ी जबरदस्त कंपनी है जो कि आज तक माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती आ रही है। इन्होंने अपना सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया, 4004 वर्जन था, मॉडल नंबर था, और उसका क्या काम था? इन्होंने वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इस्तेमाल की, और एक साइज, ये जो इतना बड़ा साइज था प्लेट का, इसको बिल्कुल छोटी सी चिप बनाकर सिलिकॉन की इसके ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को इकट्ठा कर दिया, यानी कि हंड्रेड्स की बजाय अब थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स किसी एक छोटी सी चिप के ऊपर इकट्ठे कर दिए गए। काम अभी भी वही है, साइज में छोटे हो गए और एफिशिएंट ज्यादा हो गए, उनकी वर्किंग और भी अच्छी होनी शुरू हो गई। और यहां पर अब आप अपनी मॉडर्न ट्रेंडिंग लैंग्वेज के ऊपर काम भी कर सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन, इनके ऊपर काम कर सकते हो। और इसके अलावा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आपका इंटरफेस बदल गया, कमांड लाइन इंटरफेस खत्म, अब GUI आ गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप प्रॉपर माउस का यूज कर रहे हो। वैसे तो थर्ड जनरेशन में माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल शुरू हो चुका था, लेकिन अब इसमें और भी अच्छा काम शुरू हो गया। स्मॉलर इन साइज, वास्ट स्टोरेज, यानी कि इसके अंदर स्टोरेज ज्यादा आपकी होना शुरू हो गई। साइज में छोटा हो गया, वास्ट स्टोरेज आ गई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब ये माइक्रो प्रोसेसर जो था ना, इसको आप आमतौर पे CPU बोलते हो। एक तो होता है ना, याद रखिएगा कि ये जो पूरा बॉक्स होता है हमारे पास, जो कीबोर्ड माउस के साथ एक आपको टावर नजर आता है, CPU भी लोग उसको कहते हैं, वो एक्चुअली सिस्टम यूनिट होता है पूरा। उसके अंदर बेसिकली छोटा सा कंप्यूटर का दिमाग होता है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड एज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये याद रखिएगा, ठीक है जी। अब याद रखिए कि इसमें हमारे पास फोर्थ जनरेशन आ गया है। अब 1971 के बाद आज तक हम वही चिप को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा तो हम कुछ ही यूज नहीं कर रहे। लेकिन मसला पता है क्या, जो ये लोग कहते हैं ना 8th जनरेशन, 9th जनरेशन, 10th जनरेशन, तो इसमें असल में क्या हुआ कि इसी 4004 की छोटी सी चिप के ऊपर काम करना लोगों ने शुरू किया, इस कंपनी ने शुरू किया, और उसके बेटर वर्जन्स देने शुरू कर दिए, उसके बेटर मॉडल्स देने शुरू कर दिए। उन्हीं मॉडल्स का जब नया एक वर्जन आता है, एक अच्छा उसका वेरिएंट आता है, तो इसलिए उसको कहा जाता है कि जी ये 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8th जनरेशन। लेकिन एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो वही है ना भाई, आप काम तो वही कर रहे हो। मैं आपको सिंपल सी गाड़ी की एग्जांपल देता हूं। पहले लोग गाड़ियां चलाते थे स्टीम के ऊपर, फिर आपकी आ गई जी पेट्रोल या डीजल के ऊपर चलने वाली गाड़ियां।
अब उसके बाद गाड़ी कोई भी आ जाए, लेकिन एक्चुअली पीछे टेक्नोलॉजी तो वही है ना, जो कोर कॉन्सेप्ट वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कोर टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो वही है कि वो इलेक्ट्रिकल गाड़ी है, वो बैटरी पे चलेगी। तो इसी तरह से आप याद रखिएगा कि जो मर्जी आपकी जनरेशन आ जाए, जितना बड़ा मर्जी फिगर आ जाए, 20th जनरेशन आ गई, 50th जनरेशन आ गई, बट एक्चुअली पीछे 4th जनरेशन जो है वो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है, उसकी जो टेक्नोलॉजी थी कि वो माइक्रो प्रोसेसर, छोटी सी चिप इस्तेमाल करती है, ये वाली जनरेशन वो हमेशा सेम रहेगा, बस उसको ज्यादा एफिशिएंट बना लिया जाएगा, साइज में मजीद रिड्यूस कर दिया जाएगा, या उसके अंदर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करके हम लोग शामिल, तो किस पे आगे 5th जनरेशन में, इसमें इंटेल पेंटियम सीरीज है, IBM थिंकपैड है, फिर आपके मैकबुक्स हैं, इस तरह से, या फिर हमारे स्मार्टफोन जो आप लोग यूज करते हो, टैबलेट्स यूज करते हो, वो सारे 4th जनरेशन कंप्यूटर ही बेसिकली समझ लीजिए, और उसमें आपका यही माइक्रो प्रोसेसर ही इंस्टॉल्ड होता है। फिर अगर हम 5th जनरेशन की बात करें तो 5th जनरेशन जो है वो प्रेजेंट एंड बियॉन्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इन फ्यूचर भी हमेशा ये वाली टेक्नोलॉजी साथ ही अपने साथ शामिल रखेगा, क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि ये माइक्रो प्रोसेसर चिप को इस्तेमाल करता है, लेकिन साथ में हम लोग शामिल क्या कर देते हैं इसके अंदर शामिल हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कंप्यूटर के अंदर डिसीजन मेकिंग शामिल कर दी हम लोगों ने, न्यूरल नेटवर्क्स शामिल कर दिए, कंप्यूटर क्या कर सकता है, डीप लर्निंग कर सकता है, डाटा हासिल करता है और उस डाटा की बेस पर खुद आपको रिजल्ट्स देता है। आप मुझे अपने बारे में बायोडाटा दें, आप कोई भी चीज अपने बारे में मुझे बताते हो, 3, 4, 5 स्टोरीज बताई आपने, मैं आपका नेचर समझ जाऊंगा, मैं जज कर लूंगा कि ये बंदा किस तबीयत का है, किस नेचर का, इसका अंदाज क्या है। फिर जब आप मुझसे अपनी तबीयत के हवाले से या कोई आप डिसीजन करना चाह रहे हो और उसमें आप मुझसे मशवरा लोगे ना, तो ऑब्वियसली मैं दे पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं आपको समझ सकता हूँ कि मैं आपकी तबीयत समझता हूँ ना, मैं आपका बिहेवियर समझ गया हूँ, तो मुझे पता है कि ये इस नेचर की, इस तबीयत का बंदा है, तो फिर मैं आपको उसके मुताबिक जो है वो गाइड करूंगा। तो कंप्यूटर भी आज इसी चीज पे काम करता है कि वो ह्यूज अमाउंट का डाटा कलेक्ट करके देन उसमें से डिसीजन मेकिंग करता है। इसी चीज को बेसिकली आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हो, यानी कि एक मसनूई ज़हानत। ठीक है जी। तो 5th जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है कंप्यूटर आपका, इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग है, यानी कि एक ही वक्त में बहुत ज्यादा काम हो सकते हैं। इवन ये 4th जनरेशन में भी शामिल हो गई थी, तो हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, यानी कि एक ही वक्त के अंदर हम लोग, जैसे कि सीपीयू था पहले, सिंगल एक माइक्रो प्रोसेसर था, फिर क्वाड कोर हो गया, पहले डुअल कोर हुआ, फिर क्वाड कोर हो गया, फिर ऑक्टा कोर हो गया, हेक्सा कोर हो गया, यानी कि पहले एक प्रोसेसर था, फिर उसी के ऊपर बेसिकली एक चिप की बजाय 2 चिप शामिल कर दी, तो उसका नाम कर दिया डुअल। डुअल का मतलब 2। फिर क्वाड कोर यानी कि 4, तो वो बेसिकली इस तरीके से हम लोग उसको भी बढ़ाते जाते हैं, तो उसकी स्पीड जो है वो बेहतर हो जाती है। ये बेसिकली खास कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ था कोर आई सीरीज में। आई सीरीज यानी कि i2, i3, i4, i6, ये आपने सुना होगा। i2 हम यूज नहीं करते, हम उसकी जगह पे बोल देते हैं डुअल कोर, यानी कि उसके अंदर 2 प्रोसेसर है। और फिर आता है कोर i4, अगर मैं लेट से कहता हूं तो उसका मतलब है कि आप आई सीरीज के चौथे वेरिएंट की बात कर रहे हो। तो ये बेसिकली होता है कि जब i3 और i5 आता है, तो याद रखिएगा फिर वहां पे नंबर ऑफ प्रोसेसर नहीं बदलता, बस उसका एक नया वेरिएंट आता है। तो ये जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है ना, ये कंप्यूटर के स्टूडेंट को लाजमी तौर पर पता होनी चाहिए कि ये बेसिकली जो जनरेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो उस टेक्नोलॉजी की बेस पे है। और ये i3, i4, i5, i6 ये आई सीरीज है, ये कोर सीरीज है। फिर इसके अलावा डुअल कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, ये बेसिकली नंबर ऑफ प्रोसेसर्स की बात होती है। जितने ज्यादा प्रोसेसर्स उतनी अच्छी स्पीड। तो सिंपल आप ये चीज डिफाइन कर सकते हो कि एक अच्छा कंप्यूटर कौन सा और कौन सा अच्छा नहीं है। फिर इसके अलावा इसके अंदर क्या आ गया जी, वॉइस रिकॉग्निशन, हेलो सीरी, आप उसको जो है हेलो हाई कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। वॉइस रिकॉग्निशन शामिल कर दी गई आपके कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, मोबाइल फोन्स के अंदर आप आवाज पहुंचा सकते हो, वो आपकी आवाज को डिटेक्ट करता है, उसको समझता है और उसके मुताबिक प्रोसीड करता है आपका कंप्यूटर। एंड देन एक्सपर्ट सिस्टम, यानी कि वो हमें फैसला साजी करके दे सकता है, किसी भी चीज का डिसीजन लेकर दे सकता है, जैसे कि एक रोबोट। ठीक है जी, वो प्रॉपर किसी भी चीज के ऊपर वर्किंग कर सकता है। ये बेसिकली आपके पास 5 जनरेशंस हैं। याद रखिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूं, एक तो नंबर ऑफ जनरेशंस आपने याद रखना है कि जी कौन कितनी है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने हर एक का इरा ये आपने नोट कर लेना है कि कौन सा दौर है उसका। फिर उसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी है, लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या है, पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था उसका नंबर मॉडल कौन सा था। फिर इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से मॉडल है, मैं आपको इसके एमसीक्यू जब इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा तो मैं आपको जितने भी पॉसिबल मॉडल्स हैं सारे लिख कर दे दूंगा। फिर इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद करें, और जो भी इनके अंदर बाकी आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।